हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर कंपनी अकाउंट्स इशू फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर के बारे में। आज के इस पार्ट में हम जानेंगे डिफरेंट मोड्स, सब्सक्रिप्शन, प्राइसेस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन के विभिन्न ढंग, अभिदान, मूल्य और अंशों के निर्गमन पर व्यय के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अंशों के निर्गमन के विभिन्न ढंग। शेयर्स ऑफ ए कंपनी में बी इशूड इन द फॉलोइंग वेज। एक कंपनी अंशों के निर्गमन के लिए निम्नलिखित तरीकों का प्रयोग कर सकती है। फर्स्ट है फॉर कैश, नकदी के लिए। सेकंड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। तो सबसे पहले हम जानते हैं फॉर कैश, नकदी के लिए। व्हेन कंपनी रिसीव्स कैश अगेंस्ट द शेयर्स इशूड, इट इज़ नोन एज इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। जब कंपनी निर्गमित किए गए अंशों के बदले नकदी प्राप्त करती है तो इसे अंशों का नकदी के लिए अंशों का निर्गमन कहते हैं। तो जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है कैश को कलेक्ट करने के लिए तो इसको हम कहते हैं इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश। आगे जानते हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए। If a company purchases some assets from vendors and in exchange it can issue fully paid shares to them, it is known as issue of shares for consideration other than cash. यदि कोई कंपनी विक्रेताओं से कुछ संपत्ति खरीदती है और बदले में विक्रेता को अंशों द्वारा भुगतान किया जाता है तो इसे नकदी के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए अंशों का निर्गमन कहते हैं। तो जब कंपनी एसेट्स ले रही है और उसकी पेमेंट करने के लिए वेंडर को शेयर्स दे रही है तो इसको बोलते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो आपको बताया जब कैश के लिए इशू कर रही है उसको फॉर कैश, और जब एसेट्स की पेमेंट करने के लिए कर रही है तो उसको बोलते हैं अदर देन कैश। तो हमने जान लिया डिफरेंट मोड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में, अभिदान के प्रकार के बारे में। अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ शेयर्स डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन। अंशों को निर्गमित करने के लिए लेखांकन अभिदान के प्रकार पर निर्भर करता है। तो जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड्स करती है टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में कि अभिदान का प्रकार किस तरह का है। Whenever the company decides to issue the shares to the public, it invites applications for subscriptions by issuing a prospectus. जब भी कंपनी अंशों को निर्गमित करने का निर्णय लेती है तो यह अभिदान के लिए प्रविवरण जारी करके आवेदन पत्र आमंत्रित करती है। ठीक है, तो जब भी कंपनी ने शेयर इशू करने हैं तो वो क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशंस फॉर द नंबर्स ऑफ शेयर्स टू बी इशूड बाय इट। यह आवश्यक नहीं है कि कंपनी के द्वारा जितने अंशों को निर्गमित किया गया है उतने अंशों के लिए ही आवेदन प्राप्त करें। Thus there may be any one possibility of the following. इस प्रकार निम्नलिखित में से कोई एक संभावना हो सकती है। तो फर्स्ट हो सकता है फुल सब्सक्रिप्शन, पूर्ण अभिदान। सेकंड अंडर सब्सक्रिप्शन, न्यून अभिदान। थर्ड होता है ओवर सब्सक्रिप्शन, आधी अभिदान। तो फुल सब्सक्रिप्शन क्या होता है, कंपनी जितने शेयर्स को इशू कर रही है उतने के लिए ही पब्लिक से आवेदन पत्र एप्लीकेशन प्राप्त होती है। सेकंड है अंडर होती है कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है पब्लिक से कंपनी के पास उतने से कम के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं। और ओवर होता है कंपनी जितने शेयर्स पब्लिक को इशू कर रही है पब्लिक से कंपनी के पास उससे ज़्यादा के लिए आवेदन पत्र जब प्राप्त हो जाए तो उसको बोलते हैं ओवर। तो टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शंस के बारे में और इसके साथ साथ मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने इसको समझा दिया था। तो उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में दे दूंगा, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अंशों का निर्गमन मूल्य। इशू प्राइस मीन्स द प्राइस एट विच शेयर्स आर इशूड। निर्गमन मूल्य या से उस मूल्य से है जिस मूल्य पर अंशों का निर्गमन किया जाता है। कंपनी कैन इशू शेयर्स एनी वन बेसिस ऑफ प्राइस आउट ऑफ द फॉलोइंग। कंपनी निम्नलिखित में से किसी एक मूल्य के आधार पर अंशों का निर्गमन कर सकती है। तो फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर एट पार, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। सेकंड है इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। थर्ड है इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अंशों का कटौती पर निर्गमन।
तो जिस प्राइस के ऊपर शेयर को इशू करेंगे उसको बोलेंगे हम इशू प्राइस। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। तो फर्स्ट है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज द पार वैल्यू, अंश का अंकित मूल्य ही सम मूल्य होता है। एज पर सेबी गाइडलाइन, सेबी है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ईच शेयर्स हैज ए फेस वैल्यू दैट इज ₹10, ₹20, ₹50, ₹100 एक्सेट्रा। सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार प्रत्येक अंश का अंकित मूल्य होता है, जैसे 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया आदि। When the shares are issued at their face value only, then such issue is called the face value of the shares. It is called issue at par. जब अंशों को उनके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित किया जाता है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन कहते हैं। तो हमने जाना कि सेबी की गाइडलाइन के अनुसार हर कंपनी की जो है शेयर्स की एक फेस वैल्यू होती है। अगर उस जो वैल्यू है फेस वैल्यू उसके ऊपर ही हम शेयर को इशू कर दें तो उसको बोलते हैं हम एट पार। जैसे 10 रुपये फेस वैल्यू है, हम उसको 10 में इशू कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम एट पार। फॉर एग्जाम्पल, इफ द शेयर्स ऑफ ₹10 इशूड एट ₹10, उदाहरण के लिए जैसे 10 का अंश 10 में ही निर्गमित किया जाए। तो हमने जान लिया अंशों का सम मूल्य पर निर्गमन। सेकंड, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने बड़े ध्यान से सुनना है, यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। When share are issued at a price higher than the face value, then such issue is called issue of share at a premium. जब अंशों को उनके अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमित किया जाता है तो ऐसे निर्गमन को अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 are issued for ₹12, then there will be ₹2 of premium. जैसे 10 रुपये का अंश 12 में निर्गमित किया जाए तो 2 रुपया प्रीमियम का होगा। तो यहाँ हमने जाना कि जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से ज़्यादा में हम शेयर्स को इशू करते हैं उसको बोलते हैं हम एट इशू एट प्रीमियम। जैसे 10 का हम 12 में बेच रहे हैं तो 2 रुपये प्रीमियम का होगा। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम एज पर द लॉ, दैट इज़ द कंपनी कैन टेक एज मच प्रीमियम एज इट वांट्स। कानून के अनुसार प्रीमियम की राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है, अर्थात कंपनी जितना चाहे उतना प्रीमियम ले सकती है। तो यहाँ से आपको एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ सकता है कि कंपनी कितना प्रीमियम जो है ले सकती है। तो जितना मर्जी चाहे उतना प्रीमियम ले सकती है, कोई लिमिट नहीं है। आगे चलते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम अमाउंट, वेदर रिसीव्ड इन कैश और इन काइंड, इट इज अ कैपिटल प्रॉफिट एंड नॉट ए रेवेन्यू प्रॉफिट, hence it is not shown in statement of profit and loss. प्रतिभूति प्रीमियम राशि चाहे नगद या वस्तु के रूप में प्राप्त हो, एक पूंजीगत लाभ है ना कि राजस्व लाभ, इसलिए यह लाभ हानि के विवरण में नहीं दिखाया जाता है। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बन सकता है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम है वो क्या है, तो ये कैपिटल प्रॉफिट है, रेवेन्यू नहीं है। तो इसी कारण हम जो है इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं बताते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट सी और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जी। तो इसलिए हम इसको कहाँ बताएंगे, इसके बारे में जानते हैं। द सिक्योरिटी प्रीमियम इज शोन इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी आइटम्स ऑफ द कंपनीज बैलेंस शीट अंडर द हेड शेयर होल्डर फंड एंड सब हेड रिजर्व एंड सरप्लस। प्रतिभूति प्रीमियम की राशि को स्थिति विवरण के संपत्ति समता एवं दायित्व मदों में अंशधारी कोष शीर्षक तथा उप शीर्षक संचय एवं आदि के शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इसको हम बताएंगे बैलेंस शीट्स की लायबिलिटी साइड में। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में हेड बनेगा शेयर होल्डर फंड और उसका सब हेड जो होगा रिजर्व एंड सरप्लस, उसमें हम इसको बताते हैं। देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंपनीज टू इशू शेयर्स एट अ प्रीमियम, किसी कंपनी पर प्रीमियम पर अंश जारी करने के लिए कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं है, अर्थात जो कोई भी कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को प्रीमियम के ऊपर इशू कर सकती है, कोई प्रतिबंध नहीं है। तो ये हमने जाना। अब आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52 सब सेक्शन 1, तो जो सेक्शन 52 है उसमें बताया हुआ है सारे का सारा प्रीमियम के बारे में ही। तो 52 की जो सेक्शन सब सेक्शन जो 1 है, अब उसमें क्या बात कही हुई है। When a company issues share at a premium, whether for cash or otherwise, a sum equal to the aggregate amount of the premium received on those shares shall be transferred to a security premium account or security premium reserve account.
धारा 52(1) के अनुसार जब कोई कंपनी प्रीमियम पर अंशों को जारी करती है, चाहे नकद के लिए या अन्यथा, उन अंशों पर प्राप्त प्रीमियम की कुल राशि के बराबर राशि को प्रतिभूति प्रीमियम खाते में या प्रतिभूति प्रीमियम संचय खाते में स्थानांतरित किया जाता है। तो आपको मैंने बोला कि सेक्शन जो 52 है वो है प्रीमियम से रिलेटेड। तो इसका जो सब सेक्शन है 1, उसमें ये कहा है कि जो प्रीमियम का जो अमाउंट है उसको हम ट्रांसफर करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो ये हमने जाना 52(1). अब आगे आपके पास 52(2). अकॉर्डिंग टू सेक्शन 52(2), सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी अप्लाइड ऑफ यूटिलाइज्ड फॉर द फॉलोइंग 5 पर्पस। धारा 52(2) के अनुसार प्रतिभूति प्रीमियम खाते को निम्नलिखित 5 उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो 52 का जो 2 जो है सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग जो ये प्रीमियम जो हमारे को मिलेगा, अर्थात जो फेस वैल्यू से जो ज़्यादा हम जो है अपने शेयर्स को इशू कर रहे हैं, तो जो अमाउंट इकट्ठा हम करेंगे तो उसको हम जो है ये जो 5 जो हमारे पर्पस होंगे इन्हीं के लिए हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन कौन सा है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो फर्स्ट है फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर, बोनस अंशों के निर्गमन के लिए। तो उसको बताता हूँ। तो जब कंपनी क्या करती है, अपने शेयर्स होल्डर को डिविडेंड डिक्लेयर नहीं करती है, तो डिविडेंड डिक्लेयर करने के बदले उनको शेयर्स ही जारी कर देती है, तो उनको बोलते हैं बोनस शेयर्स। तो ये जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ है किस चीज़ का, प्रीमियम का, तो उस प्रीमियम से हम बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। ये हुआ फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है टू राइट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रारंभिक व्यय को अपलिखित करने के लिए। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी की स्थापना के वक्त हमारे होते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर के इसको डिटेल में देख सकते हैं। तो उन खर्चों को राइट ऑफ करने के लिए भी हम प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। ये बता रहा है 52(2). थर्ड पॉइंट है फॉर राइटिंग ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर और कमीशंस पेड ऑन द इशू। अंशों और इन पत्रों के निर्गमन पर किए गए व्यय अथवा निर्गमन पर दिए गए कमीशन की राशि को अपलिखित करने के लिए। तो जो हम जो है शेयर और डिवेंचर को इशू करते हैं, तो जो हमारे खर्चे होते हैं, ठीक है, तो ये हम कोई कमीशन पेड करते हैं, तो उनको राइट ऑफ करने के लिए भी उस प्रीमियम को हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हुआ थर्ड पॉइंट। फोर्थ है टू पे द प्रीमियम पेबल ऑन द रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स ऑन ऑफ द कंपनी, कंपनी के शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों अथवा ऋण पत्रों के भुगतान पर देय प्रीमियम का भुगतान करने के लिए। अर्थात जब हम रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन मतलब पैसा वापस, प्रेफरेंस शेयर्स का या डिवेंचर्स का, जब हम उनकी रिडम्पशन करते हैं, अगर हम रिडम्पशन करते हैं प्रीमियम के ऊपर, तो प्रीमियम मतलब जैसे जब हम पैसा वापस कर रहे हैं, तो अगर हम प्रीमियम पे करेंगे तो कंपनी को क्या होगा, लॉस, ठीक है। तो उस लॉस को भी इसी प्रीमियम की राशि से जो मिली हुई है इशू करते वक्त, उससे हम इसको राइट ऑफ कर सकते हैं। और आगे है फॉर द परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर्स, जिसको हम बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी अंडर सेक्शन 68। धारा 68 के अंतर्गत कंपनी द्वारा अपने स्वयं के अंशों को क्रय करने के लिए, यह कंपनी क्या करना चाहती है कि अपने जो शेयर जो इशू किए हैं उसको खुद क्रय कर लेती है, उसको बोलते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो उस प्रीमियम के पैसे से वो शेयर्स को भी इशू कर सकती है। तो जो प्रीमियम का पैसा है वो 52 का सबसेक्शन 2 है, वो 5 पर्पस के लिए हम उसको यूज़ कर सकते हैं, ये हमने जाना। अब इसके बाद अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आगे। ए कंपनी डिक्लेयर अंडर सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एंड कंप्लाइंग विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड is preparing its financial statements can use the amount of premium for only 3 purpose as per section 52 subsection 3। तो यहाँ पर देखो 52 subsection 3 आया है of the companies act। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के अंतर्गत घोषित कंपनी तथा उसके वित्तीय विवरण को बनाने में लेखांकन प्रमापों की अनुपालना होती है, तो वह कंपनी अधिनियम की धारा 52(3) के अनुसार प्रीमियम की राशि केवल 3 उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकती है। तो हमने जाना कि अगर सेक्शन जो है 52 सब सेक्शन 2 है, तो उसमें 5 जो है उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकती थी। लेकिन अगर कोई कंपनी
जो है कंपनी अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत घोषित कंपनी है और वो जो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें लेखांकन प्रमापों की अनुपालना होती है, ठीक है। तो वो जो है प्रीमियम के पैसे को, जो प्रीमियम इकट्ठा हुआ है उसको 3 उद्देश्य के लिए पूरा कर सकती है। तो 52 का सबसेक्शन 2 था, उसमें 5 पर्पस थे जो मैंने आपको अभी बताया, और 52 जो उसका सबसेक्शन 3 है इसमें 3 जो है आपके पर्पस हैं। तो कौन कौन से हैं? तो जो पॉइंट फर्स्ट एंड सेकंड एंड जो फिफ्थ हमने डिस्कस किया है, बस सिर्फ उन्हीं पर्पस के लिए जो है ये यूज़ कर सकती है प्रीमियम पैसे को, और जो पॉइंट हमने 2 और 4 अभी डिस्कस किए उसके लिए यूज़ नहीं कर सकती। तो अब आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं जो पॉइंट डिस्कस किए। तो सेकंड एंड जो 4 पॉइंट है उसके लिए ये कंपनी उस प्रीमियम के पैसे को यूटिलाइजेशन नहीं कर सकती, सिर्फ पॉइंट 1, 3 और 5 के लिए कर सकती है। बाकी चलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट of premium on issue of shares. Generally the premium amount is collected along with the applications or allotment money, but sometime along with the call money. प्रायः सामान्यतया प्रीमियम की राशि आवेदन पत्र या आवंटन राशि के साथ मांगी जाती है, परंतु कभी कभी याचना राशि के साथ मांगी जाती है। तो यहाँ पर ये विवाद इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रीमियम है जो एक्स्ट्रा लिया जा रहा है फेस वैल्यू से ज़्यादा, तो या तो मांगा जाता है एप्लीकेशन के साथ या अलॉटमेंट के साथ, लेकिन इसको जो है कॉल्स के साथ भी मांगा जा सकता है। इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन शेयर्स इज टू बी रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। यदि प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा गया है कि प्रीमियम की राशि किस किस के साथ देय है, तो ऐसी स्थिति में प्रीमियम की राशि का लेखा आवंटन के समय करना चाहिए। और अगर क्लियर नहीं है कि किसके साथ प्रीमियम का लें, तो आपने हमेशा प्रीमियम लेना है अलॉटमेंट के वक्त, ठीक है। वैसे तो मतलब आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर नहीं दिया हुआ है तो अलॉटमेंट के साथ आप ले सकते हैं। अब देखते हैं जनरल एंट्रीज क्या क्या बन सकती है। इफ प्रीमियम इज ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट के साथ मांग रहा है पैसा तो फर्स्ट जो है 4 शेयर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड इंक्लूडेड प्रीमियम, तो इसमें जो एंट्री बनेगी आपकी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और सेकंड 4 शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, तो इसमें जनरल एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो अगर एप्लीकेशन के साथ मांगा हुआ है तो ये 2 एंट्रीज बनेगी, पहले रिसीव की फिर ट्रांसफर की। और सेकंड जो है इफ प्रीमियम मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अगर अलॉटमेंट के साथ मांगा है तो क्या एंट्री बनेगी? फर्स्ट 4 शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू इंक्लूडेड प्रीमियम, तो इसमें एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और 4 शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और थर्ड इफ प्रीमियम मनी ड्यू ऑन कॉल, अगर कॉल के साथ ड्यू है तो 4 शेयर्स कॉल मनी ड्यू इंक्लूडेड प्रीमियम, तो इसमें एंट्री बनेगी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। एंड 4 शेयर कॉल मनी रिसीव्ड, तो इसमें एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो ये हमने जनरल एंट्री जानी। अब इसके बाद अब जानते हैं हम डिस्काउंट के बारे में। शेयर इशूड एट डिस्काउंट, if the shares are issued at less than the face value, then such issue of share is called issue of share at discount. यदि अंशों को अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित किया जाता है तो अंशों के ऐसे निर्गमन को अंशों का कटौती पर निर्गमन कहते हैं। एग्जाम्पल, इफ द शेयर ऑफ ₹10 is issued ₹9, then ₹1 will be called a discount. उदाहरण के लिए यदि 10 का अंश 9 रुपये में निर्गमित किया जाए तो 1 रुपया बट्टा कहलाएगा। तो जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू से हम कम में इशू कर रहे हैं उसको बोलते हैं शेयर इशूड एट डिस्काउंट। जैसे 10 है फेस वैल्यू, हम 9 में कर रहे हैं तो 1 रुपया डिस्काउंट का होगा। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा रूल रेगुलेशन है तो इसको भी आपने ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 1956, द कंपनी कुड इशू इट्स शेयर्स एट अ डिस्काउंट। भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 79 के अनुसार कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती थी। तो वर्तमान में जो हमारा कंपनी एक्ट है वो है 2013, इससे पहले था 1956। तो 1956 में जो सेक्शन थी 79, उस सेक्शन के अकॉर्डिंग उसमें भी कुछ रूल रेगुलेशन थे, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू कर सकती थी। अब आगे जानते हैं। According to section 53 of the Indian Company Act 2013, a company cannot issue its share at a discount. वर्तमान में भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 53 के अनुसार कंपनी अपने अंशों को बट्टे पर निर्गमित नहीं कर सकती है। लेकिन जो वर्तमान में एट प्रेजेंट जो कंपनी एक्ट चल रहा है 2013, इसकी जो सेक्शन है 53,
तो उसके अकॉर्डिंग अब जो है कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट में इशू नहीं कर सकती। अब आगे इंपॉर्टेंट बात, एज पर सेक्शन 54 of the Indian Company Act 2013, a company can issue swayed equity shares at a discount। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अनुसार कंपनी स्वेट समता अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर सकती है। तो इसमें जो आपका कंपनी एक्ट 2013 है, तो सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर्स को ही जो आ रहे हैं सेक्शन 54 के अंडर, तो उनको डिस्काउंट में इशू किया जा सकता है। और 53 जो सेक्शन है वो बताता है कि कंपनी जो है डिस्काउंट के ऊपर इशू नहीं कर सकती, लेकिन 54 जो है वो है स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है। तो स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में भी मैंने वीडियो में पहले बता दिया था, तो उसका भी मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर स्वेट इक्विटी शेयर्स के बारे में जान सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। अब हम समझते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंशों के निर्गमन व्यय के बारे में। तो अंशों के निर्गमन के संबंध में कंपनी को अनेक व्यय करने पड़ते हैं, जैसे डाक व्यय, स्टेशनरी व्यय, छपाई व्यय आदि। इन्हें अंशों के निर्गमन पर व्यय कहते हैं। It is a capital loss, therefore it should be written off against security premium reserve account or statement of profit and loss account. Journal entries pass for the share issue expenses। तो आपको क्या बोला कि शेयर इशू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? तो जब हम शेयर्स को इशू करते हैं उस वक्त जो हमारे खर्चे होते हैं, जैसे हमारे पोस्टेज के हो गए, स्टेशनरी के हो गए या प्रिंटिंग के हो गए, इन्हीं को हम बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे को पे करने पड़ते हैं। पे करने के बाद इनको हम राइट ऑफ करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इनको राइट ऑफ करते हैं। तो जनरल एंट्री क्या पास की जाती है, इसको हम समझ लेते हैं। तो फर्स्ट हो जाती है पे की। जब हम पे करेंगे तो एंट्री होगी शेयर इशू एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग एक्सपेंसेस इनकर्ड इन इशू ऑफ शेयर्स। इसका जो सेकंड एंट्री है ये है इनको राइट ऑफ करने की। तो राइट ऑफ करने के लिए हम जिससे भी राइट ऑफ करेंगे, जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट या हम जो है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे टू शेयर्स इशू एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक। और इसमें नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर्स इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ। तो अगर ये राइट ऑफ ना हो, ठीक है, तो हम इसको कहाँ पर बताते हैं, इसके बारे में बताता हूँ। जब तक पूरी राशि अभिलिखित ना हो जाए तो शेयर इशू एक्सपेंसेस को अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस के रूप में बैलेंस शीट के एसेट साइड में अदर करंट एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। तो इनको हम बताते हैं बैलेंस शीट के एसेट साइड में, और इनका जो हेडिंग रहेगा वो रहेगा अदर करंट एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।